2019 के अंतर्गत देखा जाए तो टोटल प्रश्न हिस्ट्री से 22 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। आइए इन बारी बारी से 22 प्रश्नों को हम लोग उसी तरीके से डिटेल से एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। एक एक ऑप्शन पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से अकबर से पहले किसने तानसेन को आश्रय दिया हुआ था? भाता के राजा रामचंद्र सिंह, मालवा के राज बहादुर, मेवाड़ के उदय सिंह, गुजरात के मुजफ्फर शाह। देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, भाता के राजा रामचंद्र सिंह। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, तानसेन के बारे में, जिनके द्वारा कई सारे रागों की रचना की गई। और सिर्फ रागों की रचना नहीं की गई बल्कि बहुत अच्छे गायक भी थे, इसके अलावा वादक भी थे। तो वे पूरी तरीके से जो भाता के राजा रामचंद्र सिंह के सभा में गायक के रूप में मौजूद थे, धीरे धीरे वहाँ से उनकी कीर्ति फैलने लगी, बहुत सारा नाम उनका होने लगा। बिल्कुल ही देखा जाए तो असाधारण जो संगीत थी पूरे एरिया में उनका फैलने लगा। और ये बात जब अकबर तक पहुंची तो अकबर ने उनको अपने राज दरबार में बुला लिया और अकबर ने क्या किया तो उनको नौ रत्नों में जगह दिया, नौ रत्नों में शामिल किया। लेकिन उनके बारे में एक बात ये भी कहा जाता है कि उन पर एक सूफी रहस्यवादी मोहम्मद गौस का काफ़ी प्रभाव था। तानसेन में मोहम्मद गौस का काफ़ी प्रभाव था और माना जाता है कि तानसेन को इस्लाम ग्रहण करने के लिए इसी मोहम्मद गौस ने, सूफी जो भी संत थे, इन्हीं के द्वारा प्रभावित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे शासक राजवंश और एक तरफ राजधानियाँ हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। नंबर 1 यहाँ पे दिया है पल्लव राजवंश। देखिए पल्लव राजवंश जिनकी राजधानी कहाँ थी, यहाँ पे कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी यहाँ पे कांचीपुरम में थी। देखा जाए तो उस वंश का सबसे परम प्रतापी शासक के रूप में महेंद्र वर्मन प्रथम था। महेंद्र वर्मन प्रथम था। और पल्लव के शासनकाल में, जब तक इन लोगों का शासनकाल था, 2 मंदिरों का आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न यहाँ पे बना सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो जाएगा यहाँ महाबलीपुरम में सूर्य का मंदिर, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे कांचीपुरम में शिव का मंदिर। कांचीपुरम में यहाँ पे हो जाएगा शिव का मंदिर जिसका नाम है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर, तो इसे भी आप लोग ध्यान में ज़रूर रख के चलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पांड्या। तो आपको ध्यान होना चाहिए, पांड्या राजवंश, इनके समकालीन देखा जाए तो चेर, चोल, आगे चल के पल्लव भी आएंगे। तो शुरुआती काल में देखेंगे संगम टाइम पीरियड के दौरान, उसी समय आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी राजधानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा मदुरई में। मदुरई के क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो वर्तमान में देखा जाए तो तमिलनाडु का क्षेत्र है। उसके बाद है यहाँ पे यादव। देखिए यादव की जो राजधानी देवगिरी हुआ करती थी, और माना जाता है कि ये भी चालुक्यों के संबंध के रूप में या फिर उनके वंशज के रूप में ये लोग मौजूद थे, यादव लोग। और वर्तमान में अगर देवगिरी के क्षेत्रों की हम लोग बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा दौलताबाद में। ठीक है, दौलताबाद और नासिक के बीच का क्षेत्र है। दौलताबाद से नासिक के बीच के क्षेत्र को ही यहाँ पे बोला जाता था। ठीक है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम था सेवना यहाँ पे बोला जाता था। उसके बाद यहाँ पे एक काकतीय राजवंश आपको वर्तमान में तेलंगाना में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आंध्र राजवंश है ये भी, लगभग 11वीं शताब्दी में इस राजवंश का यहाँ पे उदय हुआ था। काकतीय राजवंशों के इस पर शासन किया हुआ था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए का 2 और बी का 3। ए का 2 और बी का 3 देख पा रहे हैं, ऐसा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। ए का यहाँ पे देखिए, ए का सी का 4 हो जाएगा और डी का 1। सी का हो जाएगा, ठीक है, 4 और डी का यहाँ पे हो जाएगा 1। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे कालक्रम के अनुसार पूरी तरीके से अरेंज करना है। बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि रबिया दुरानी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, और उसके बाद है यहाँ पे अटाला मस्जिद जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर, आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें अगर सबसे पहले देखा जाए
तो जिसका निर्माण हुआ है जहाँ तक मुझे ध्यान है अटाला का मस्जिद जौनपुर 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इस मस्जिद का यहाँ पे निर्माण कराया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे नंबर पे शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में इंडो इस्लाम वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना के रूप में मौजूद है। इसका वास्तुकार का नाम पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, मोहम्मद अलीवाल खान। मोहम्मद अलीवाल खान। टाइम पीरियड है लगभग 1540 से लेकर 1545 के बीच इसको बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में बनाया गया था। इसका भी विशेष कल्चरल महत्व है, खासकर देखेंगे तो ये भारत में ऐसा पहला ऐसा मकबरा था जहाँ पे बाग बगीचा आयताकार संरचना इन सारी चीज़ों का निर्माण होने लगा था। इसको बनाया था हुमायूं की जो प्रथम बीवी थी बेगा बेगम के द्वारा, बेगा बेगम के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था लगभग 1570 के आसपास, 1570 के आसपास। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में। ये भी शहर का सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। यह मुग़ल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया दुरानी की स्मृति में बनाया गया है। किसने बनवाया है तो राजकुमार, ध्यान रखिएगा, आजम शाह के द्वारा इसको बनाया गया था। तो 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 4। तो आप सीक्वेंस से कर सकते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 4 के बाद 2 4 2 3 1। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू किया गया राज्य की आधिकारिक श्रेष्ठता था। देखिए बिल्कुल ये करेक्ट है, जिसमें जात और ठीक है सवार जैसे पद पूरी तरीके से शामिल थे। मनसबदार मतलब क्या था? ओहदा था यहाँ पे, ठीक है। मनसबदारी वंशानुगत होती थी, ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट नहीं होना चाहिए, गलत है, ठीक है। कैसे गलत है मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए मनसब, जब भी हम लोग जिक्र करते हैं मनसब की, तो मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। और पद या रैंक कब मिलेगा? जब व्यक्ति योग्य है या फिर शासकों के बहुत ही निकटवर्ती जगत संबंधी है, उन्हीं लोगों को मिलेगा। किसी व्यक्ति की ठीक है प्रतिष्ठा पद या रैंक से ही उस समय निर्धारित होती थी। और इसमें देखेंगे जो भी मनसबदार जिसको भी बनाया जाता था, सेना हो गया, नागरिक व्यवस्था, सब वहीं उस क्षेत्र में देखता था जिस क्षेत्र को उसको बनाया जाता था। यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं कि जो जागीरदारी व्यवस्था चल रही थी, उसी जागीरदारी व्यवस्था को रिप्लेस करके इस मनसबदारी व्यवस्था को लाया गया था। जैसे दिल्ली सल्तनत के देखेंगे तो इक़्तिदारी सिस्टम बहुत चल रहा था वहाँ पे, ठीक वैसे ही बहुत अधिक ज़्यादा अंतर नहीं है मनसबदारी और इक़्तिदार में, लेकिन उसी टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाएगा मनसबदारी व्यवस्था। तो इसमें देखेंगे तो एक सरकारी अधिकारी का पद निर्धारित किया जाता था और उसका निर्धारण करने के लिए जात और सवार की संख्या पे डिपेंड ये करता था। जैसे कि ठीक है बहुत सारे लोग हैं, उसमें मानसिंह का नाम आता है सबसे ऊंचे पद और रैंक में, जिसके पास बड़ी संख्या में जात और ठीक है सवार मौजूद थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये वंशानुगत नहीं होता था, ठीक है, योग्यता के आधार पे दिया जाता था, तो वंशानुगत इसमें नहीं होता था। और इसमें आप लोग समझ गए होंगे जो भी उच्च मनसब जो उन्हीं राजकुमारों को दिया जाता था या फिर सगे संबंधियों को दिया जाता था जो अकबर की अधीनता को स्वीकार करते थे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल 1। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एक तरफ संधि दिया है और दूसरे तरफ यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, कब संधि कब कब यहाँ पे हुआ है। जैसे इलाहाबाद की संधि की बात करते हैं यहाँ पे, तो बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप यहाँ पे किया गया था, 2 बार इलाहाबाद की संधि की गई थी। कौन कराया था? ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव आया हुआ था। और ये जो दूसरी जो संधि थी, ठीक है, 12 अगस्त 1765 को ही यहाँ पे कराया गया था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि, जो कि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 1765। एक सुजाउद्दौला के साथ भी होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, शाह आलम द्वितीय है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे मैंगलोर की संधि।
टीपू सुल्तान के साथ ये किया जाएगा। और इसी मैंगलोर की संधि के माध्यम से देखेंगे तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध का यहाँ पे अंत कर दिया जाएगा। ये टाइम पीरियड है लगभग देखेंगे तो 1784 का आसपास है। उसके बाद है यहाँ पे सालाबाई की संधि, मराठा और अंग्रेजों के बीच यहाँ पे हुआ था, खासकर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे किया गया था सालाबाई की संधि 1782 में। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे मद्रास की संधि 1769 में किया गया था, मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। खासकर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत इसी मद्रास की संधि के माध्यम से किया गया था हैदर अली के नेतृत्व में। ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा, देख पा रहे हैं वो 2 होगा, ए का 4 और बी का 2, सी का हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे ए का हो जाएगा 4, बी का 2 और सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 3। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सी। यहाँ पे भी वही अरेंज करना है यहाँ पे, ठीक है, सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन कौन घटनाएं पहले हुई है। तो यहाँ पे नंबर 1 है पूना संधि। पूना संधि तो जनरली सबको यहाँ पे पता ही होना चाहिए, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। एग्जाम में इसी तरीके से आपका देखिए माइंड चलना चाहिए कि आप, ठीक है, विदिन 1 मिनट के अंदर ही आप पूरे ठीक है आंसर आप अपना क्लियर कर ले। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को ये हुआ था, साबरमती आश्रम से बहुत सारे व्यक्तियों के साथ गांधी ने यहाँ पे नेतृत्व किया हुआ था और नमक कानून को तोड़ा हुआ था, समुद्र के जल से नमक बना के। उसके बाद यहाँ पे होगा गांधी इरविन समझौता। लगभग देखेंगे तो 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होगा। जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो भी यहाँ पे सत्याग्रही थे, जिनको भी जेल में डाला गया था सशर्त, मतलब सशर्त कह सकते हैं, विदाउट जो कंडीशन का, यहाँ पे गांधी इरविन समझौता के तहत उनको जेल से रिहा किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पूना संधि। अगस्त 1932 में यहाँ पे रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत दिया गया था, जिसमें जो भी अलग अलग संप्रदाय के लोग थे उनको यहाँ पे सेपरेट कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो पूना संधि को यहाँ पे समाप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन किया गया और फाइनली अगस्त में आया था और सितंबर में, ध्यान रखिएगा 24 सितंबर के आसपास यहाँ पे गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट यहाँ पे कर लिया गया। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे क्रिप्स मिशन हो जाएगा। क्रिप्स मिशन यहाँ पे मार्च 1942 के आसपास आएगा, खासकर जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सपोर्ट लेना था अंग्रेज़ों को, तो फिर क्रिप्स मिशन लोक लुभावन वादे के साथ आया था। उस समय देखेंगे तो ब्रिटेन में जो गठबंधन का सरकार था, खासकर प्रधानमंत्री के रूप में बेहद फेमस नाम चर्चिल था, उसी के द्वारा भेजा गया था। उस समय देखेंगे तो लेबर मिनिस्टर के रूप में यही था क्रिप्स, ध्यान रखिएगा पूरा नाम था रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इसी के नेतृत्व में, ठीक है, किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग इजीली देख पा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 4, ऐसा 2 ऑप्शन है, 4 के बाद हो जाएगा 2, 4 के बाद हो जाएगा 2, देख पा रहे हैं यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 के बाद 2, उसके बाद 1 आएगा ना, 1। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। 1905 में सिविल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1905 के लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही है। एक नया प्रांत गठित किया जिसे पूर्वी बंगाल और असम कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये भी देखा जाए तो दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। 1905 में देखिए क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय कौन था? कर्जन था। कर्जन की टाइम पीरियड हम लोग देखें तो लगभग 1899 से लेके 1905 तक रहा और जाते जाते जो वायसराय के पद पे था, जाते जाते इसने क्या किया तो पूरी तरीके से जनगणना को देखा ध्यान से, कितनी कितनी पॉपुलेशन है किन किन क्षेत्रों में, और फिर उसके आधार पे इसने पूरी तरीके से बंगाल का विभाजन कर दिया। अब बंगाल का जब विभाजन किया खासकर 2 क्षेत्रों में, तो एक तरफ देखेंगे यहाँ पे तो आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार था, वहीं एक तरफ देखेंगे तो पूर्वी बंगाल और असम था, जिसमें बांग्लादेश का भी पूरा हिस्सा शामिल था। अब यहीं आप देखेंगे तो एक तरफ हिंदू और वर्सेस मुस्लिम, ठीक है, डिवाइड एंड कैनकर, फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से जिस प्रकार से
लॉर्ड कर्जन चल रहा था, अंग्रेज़ों की नीतियाँ चल रही थी, ये किसी से छुपा नहीं था। लेकिन अब इसका क्रिटिसिज्म तो अंग्रेज़ों को झेलना ही था। बहुत सारे बुद्धिजीवियों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा इसका आलोचना किया गया, और ख़ासकर देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बहुत सारा, ठीक है, रक्षाबंधन हो गया फेस्टिवल के रूप में, अमार सुनार बांग्ला गीत हो गया जो आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बनेगा। और पूरी तरीके से इसका कह सकते हैं कि विरोध किया गया। राजनीतिक गतिरोध के बाद, कांग्रेस के हस्तक्षेप के बाद देखेंगे आगे चल के अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, और 1911 में इस विभाजन को यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूले को किसने तैयार किया हुआ था? देखिए CR जब दे ही दिया तो राजगोपालचारी आप लोग खुद से जोड़ सकते हैं। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, सी राजगोपालचारी के द्वारा। देखिए CR फॉर्मूले का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य समझने से पहले हम लोग सबसे पहले उस समय का कंडीशन समझते हैं। देखिए ब्रिटिश भारत में देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम, जहाँ पे एक तरफ कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग था, और मुस्लिम लीग बिल्कुल ही एक नए प्रांत को लेके, एक नए देश को लेके यहाँ पे अड़ा हुआ था। तो उसी समय यहाँ पे सी राजगोपालचारी अपना फार्मूला लाए, और इस फार्मूले का जो उद्देश्य था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो भी राजनीतिक गतिरोध है उसको यहाँ पे क्या किया जाए, दूर किया जाए। तभी तो जाके सही तरीके से संविधान का निर्माण हो पाएगा, पूरी तरीके से जो सिस्टम है यहाँ पे कार्य कर पाएगा। यही आपको समझना है। लेकिन इसका जो फार्मूला था, इनका जो भी फार्मूला था राजगोपालाचारी का, कांग लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा पूरी तरीके से यहाँ पे ठुकरा दिया गया। ठीक है, तो लोग लीग पूरी तरीके से, ध्यान रखिएगा, इसका विरोध कर रही थी। ये आपको ध्यान देना है। राजगोपालाचारी संबंधित बहुत सारा प्रश्न देखिए पूछता है। जैसे कि इनके द्वारा नमक सत्याग्रह का दक्षिण भारत में नेतृत्व किया गया था, खासकर तिरुचिरापल्ली के क्षेत्रों में, तमिलनाडु में ही स्थित है, त्रिची भी बोला जाता है उसे। आगे चल के देखेंगे 1947 से 1948 तक तो ये बंगाल के, ठीक है, राज्यपाल भी रहेंगे, गवर्नर भी ये रहेंगे। आगे चल के देखेंगे गवर्नर जनरल भी बनेंगे। 1949 से लेके 1950, 1949 नहीं 1948 होगा, और 1947 से लेके 1948 तक के बंगाल के राज्यपाल। 1948 से लेकर 1950 के बीच भारत के गवर्नर जनरल, और उसके बाद से देखेंगे तो 1951 से 52 तक केंद्रीय गृह मंत्री, और उसके बाद से 1952 से 1954 तक ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, मद्रास के CM भी बनेंगे। तो जो भी ये 4-5 इम्पोर्टेंट सी राजगोपालचारी से संबंधित बातें हैं, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, इसे भी उसी तरीके से अरेंज करना है। जैसे नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर यहाँ पे हस्ताक्षर किया। भारत का संविधान लागू किया गया। जम्मू और कश्मीर की संप्रभुता संविधान सभा द्वारा भारत में प्रवेश की पुष्टि की गई। जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। देखा जाए तो बिल्कुल एक क्रम से है। करेक्ट उत्तर आपको पता लग ही गया होगा, सी होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया। देखिए यही जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है, कह सकते हैं कि जो एक सेशन है, लगभग 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने यहाँ पे साइन किया था, जब पाकिस्तान ने, खासकर पश्चिमी पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। तो आनन फानन में राजा हरि सिंह को यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको विलय पत्र भी कहा जाता है, कि हम घोषणा करते हैं कि हम भारत में विलय हो जाएंगे, ठीक है, तो साइन किया गया था। भारत का संविधान लागू कब किया गया था? देखिए 26 जनवरी 1949 को संविधान को पूरी तरीके से, ठीक है, पारित कर लिया गया, कंप्लीट करके लिख लिया गया। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर की संप्रभुता संविधान सभा द्वारा भारत में प्रवेश की पुष्टि कब की गई? कि भाई संप्रभु रहेगा, अर्थात आर्टिकल 370 उनको दिया जाएगा भारत के संविधान के माध्यम से। तो ये किया गया था 1954 में। 1954 में
लगभग 15 फरवरी के आसपास। और जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू कब हुआ, जस्ट उसके देखेंगे, ठीक है, लगभग 3 साल बाद 1957 में। खैर अब तो 370 हटा दिया गया है, लेकिन उसी की वजह से देखिए प्रश्न को पूछा जा सकता है फिर से, काफ़ी चर्चा में रहा है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो के रूप में जाना जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग, विदर्भ का खजुराहो के रूप में जाना जाता है। संयोग बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मार्कंडेश्वर जो मंदिर है इसी को, अगर मार्कंडेश्वर मंदिर की हम लोग बात करें तो वर्तमान में ये आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा। एक जिला है गढ़चिरौली जिला, गढ़चिरौली जिला में वेनगंगा नदी के तट पे, वेनगंगा नदी के तट पे मार्कंडेश्वर। देखिए मंदिर की खासियत है, देखिए जब भी मंदिर कला शैली की बात की जाती है पूरे भारत की, तो उत्तर में तो आपको पता है नागर शैली, नीचे दक्षिण में हो जाएगा द्रविड़ शैली, बीच का एरिया होता है बेसर शैली का। लेकिन महाराष्ट्र का एरिया है, देखिए प्रायद्वीपीय भारत का एरिया है, बीच का एरिया है। तो इस मार्कंडेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया गया है बेसर शैली नहीं है, नागर शैली से ही यहाँ पे किया गया है। नागर शैली की कुछ प्रमुख संरचना की बात करें जैसे अर्ध मंडप, मंडप, अंतराला, गर्भगृह, ऐसे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया है। नंबर 1 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, शेर शाह सूरी ने राज्य की मुद्रा को विनियमित करने का प्रयास किया, क्योंकि शेर शाह की मुद्रा में अकबर के समय का तांबे का सिक्का दाम था और यह मुख्य मुद्रा थी। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, देखिए शेर शाह सूरी आया, बोला जाता है ना कि शासन लंबा नहीं होना चाहिए, उम्र लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक महान होना चाहिए, और कम समय में भी अगर आप बहुत अच्छा काम करके जाते हैं तो भी इतिहास में उसका नाम दर्ज होता ही होता है। ठीक वैसे ही नाम है शेर शाह सूरी का। देखा जाए तो मुग़ल काल के बीच में ही ये आया हुआ था और बन के महज 4-5 साल ही शासक रहा, लेकिन काफ़ी इसने सुधार किया, काफ़ी कार्य किया, जिसके वजह से इसका नाम इतिहास में दर्ज है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं। शेर शाह सूरी टाइम पीरियड है 1540 से लेकर 1545 के बीच है। इसने अपने शासनकाल के दौरान, जो कि इससे पहले मुग़ल काल ही चल रहा था, तो मुग़ल काल के दौरान जो भी यहाँ पे मुद्रा वगैरह को चलाया जा रहा था उससे मुद्रा को इसने विनियमित करने का प्रयास किया। इसने खासकर देखेंगे 3 टाइप का मुद्रा, एक तो था यहाँ पे दिनार जो कि यहाँ पे सोने का होता था, दूसरा था यहाँ पे चांदी का मुद्रा जिसको रुपया कहा जाता था, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे तांबे का मुद्रा जिसको दाम कहा जाता था। तो यही सारी चीज़ों को यहाँ पे रेगुलेट करने का यहाँ पे प्रयास किया, इसीलिए बोल रहा है दूसरा ऑप्शन कि क्योंकि शेर शाह की मुद्रा में अकबर के समय का तांबे का सिक्का दाम था और यह मुख्य मुद्रा थी, तो ये क्या हो जाएगा, कारण यहाँ पे गलत हो जाएगा। कारण पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, सही है ही नहीं, क्योंकि इसको चलाया किसने, देख पा रहे हैं यहाँ पे, चलाया इसको खुद शेर शाह सूरी ने। तो ए सत्य है और आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब यही आपको समझने की कोशिश करना है, जैसे कि इसका वजन वगैरह पूछ लेता है। चांदी का रुपया देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे चांदी का रुपया लगभग देखा जाए तो 180 ग्रेन, 180 ग्रेन या फिर हो जाएगा यहाँ पे 11 ग्राम चांदी का ये होता था। और तांबा, ठीक है, तांबा तो तांबा है, यहाँ पे तांबे को दाम यहाँ पे बोला जाता है। आज भी देखिए बिहार में ये सारी प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि एक चांदी का जो मूल्य था 40 तांबा के बराबर था, मतलब 40 दाम के बराबर था। तो इसका मतलब कि चांदी खुद देख रहे हैं वैल्यूएबल जो, ठीक है, वस्तु है, वैल्यूएबल, ठीक है, वस्तु के रूप में मौजूद है। ये चीज़ आज भी आप देख सकते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे भी व्यवस्थित करना है। देख पा रहे हैं काफ़ी आज इस टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। नंबर 1 है यहाँ पे सरनाल, बिलग्राम, धर्मत, उसके बाद है जजाऊ। इसमें देखें हम लोग सर्वप्रथम तो हुआ बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं और शेर शाह के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था 1540 में, और फिर मुग़ल साम्राज्य की जगह सूरी वंश की नींव डाली गई थी शेर शाह सूरी के द्वारा। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध की टाइम की बात करें 1572 में देखेंगे, मुग़लों और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा के बीच हुआ था गुजरात में।
तीसरा नंबर यहाँ पे हो जाएगा उत्तराधिकार को लेके धर्मत का युद्ध यहाँ पे हो जाएगा, शेरशाह सूरी और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 1658 के आसपास यहाँ पे हुआ था। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे जजाऊ का युद्ध। देखिए जजाऊ का युद्ध यहाँ पे ठीक उल्टा होगा, जैसे जिस प्रकार से धर्मत का युद्ध उत्तराधिकार को लेकर होगा वैसे ही जजाऊ का युद्ध भी उत्तराधिकार को लेकर होगा। लेकिन जजाऊ का युद्ध देखेंगे तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाएगी तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से पुनः इसके पुत्रों में शुरू हो जाएगा। जैसे धर्मत का युद्ध हुआ था ना, यहाँ पे शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हो रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला ठीक उसके विपरीत है। जजाऊ का युद्ध होगा औरंगजेब के पुत्रों के बीच, उसमें आसिन, ठीक है, जो बहादुर शाह होगा एक साइड और दूसरी तरफ होगा आजम शाह, इन्हीं दोनों के बीच होगा जिसमें बहादुर शाह विजय होगा। जजाऊ एक क्षेत्र है आगरा के दक्षिण में यमुना नदी के तट पे वहीं पे ये युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको बोला जाता है जजाऊ का युद्ध। करेक्ट उत्तर देख पा रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड है, 1 है, उसके बाद 3 4, सेकेंड 1 3 और 4। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाथ पंथियों द्वारा हठ योग का अभ्यास किया जाता था, बिल्कुल सही है। हठ योग तकनीक को भी सूफियों ने अपनाया हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी 1 और 2 दोनों। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब भक्ति आंदोलन लगभग 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी में जब शुरू हुआ दक्षिण भारत से, तो उत्तर भारत में बड़ी तेज़ी से फैला, समय लगा उत्तर भारत तक आने में। अब भक्ति आंदोलन का देखिए 2 मुख्य तत्व था, एक था सगुण, दूसरा था निर्गुण। सगुण मतलब जो ईश्वर को मूर्ति पूजा को मानते थे, निर्गुण मतलब निराकार, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट जो हमारा कनेक्शन होगा, एक कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे भक्त है, ठीक है, वो डिवोटेड रहेगा ईश्वर के प्रति, बीच में कोई नहीं, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। जैसे हठ योग में हम लोग जब बात करते हैं या फिर सूफियों की बात करते हैं, यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट सूफी लोग में देखेंगे तो ये लोग अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। हठ योग में भी देखेंगे तो अपने आप को ये लोग ईश्वर से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूर्ति पूजा वगैरह, मंदिर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो ये वही मध्यकाल के दौरान देखेंगे तो जो हठ योग है, खासकर नाथपंथी, गोरखनाथ वगैरह आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, गोरखपुर में स्थित, ठीक है, वहाँ पे भी तो नाथ पंथियों का ही पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट है, लेकिन समय के साथ बदलता है। उस समय मूर्ति पूजा नहीं था नाथ पंथियों में, लेकिन आज के समय में देखेंगे तो ठीक है परिवर्तन आ गया है। गोरखनाथ धाम में देखेंगे तो वहाँ पे भी मूर्ति पूजा होती ही होती है आज के समय में। तो खैर यहाँ पे देखें हम लोग मध्यकाल में तो नाथपंथी धार्मिक लोगों का पूरा एक समूह था और उनका मानना था कि देखिए जो मोक्ष की जो प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है, ध्यान लगा के की जा सकती है। अब वो ध्यान नहीं, वही ऐसा वैसा ध्यान नहीं, फुल्ली कॉन्सनट्रेटेड यहाँ पे होना चाहिए पूरी तरीके से। उसके लिए अभ्यास करना होगा, शरीर को उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा, अभ्यस्त करना होगा, कई सारी मुद्राएं होती थी उसको करना होता था। और उसी को आगे चल के देखेंगे यहाँ पे तो जो भी सिद्धचर थे या फिर योगी थे, उसी हठ योग को ये लोग यहाँ पे फॉलो करने लगे। योग यहाँ पे दिया है ना यहाँ पे, तो योग के माध्यम से पूरी तरीके से ध्यान लगा के क्या करना, मतलब मोक्ष की यहाँ पे प्राप्ति करना। भगवान में विश्वास करते थे लेकिन मूर्ति पूजा, मंदिर, ये सब में विश्वास नहीं करते थे। और इसी चीज़ को देखेंगे आगे तो सूफियों ने माना, तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन एकता प्रणाली की विशेषता नहीं है? देखिए अभी मैंने बताया था आपको मनसबदारी सिस्टम, और आप क्या आगे एकता प्रणाली, मैंने उसी समय बताया था आपको कि मनसबदारी व्यवस्था का संबंध अगर मुगल साम्राज्य से होगा तो वहीं एकता प्रणाली का संबंध दिल्ली सल्तनत से होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। पूछ रहा है कौन विशेषता नहीं है? एकता एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी, बिल्कुल करेक्ट है। सियासत नाम एकता प्रणाली की जानकारी का स्रोत था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एकता से राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जमा, ठीक है, करता था या फिर किया गया था, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगा क्यों। एकता से एकत्र राजस्व से सैनिकों को बनाए रखने के लिए मुक्ति का समर्थन किया गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे एकता, इक़्तिदार, ठीक है, वैसे लोगों को यहाँ पे शासक के द्वारा, सुल्तान के द्वारा ही बनाया जाता था, ठीक है, जो उसका विश्वासमंद होता था, जो योग्य होता था, जैसे कि मनसबदारी व्यवस्था में हम लोगों ने देखा हुआ था। सपोज करिए अगर ये कोई, ठीक है, भूमि है, तो अब छोटे बड़े भूमि पे यहीं पे इक़्तिदार यहाँ पे बना दिया जाता था। और इन इक़्तिदारियों की खासियत थी
बिल्कुल ही मनसबदार की तरह कि ये लोग भी यहाँ पे सैनिक के माध्यम से, ठीक है, या फिर जो भी नागरिक प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे शासन करते थे और आसपास के क्षेत्रों से पूरा पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे आसपास के क्षेत्रों से, तो इनको अगर शाही राज खाने भेजना होता था तो ये कलेक्ट करने के बाद ये भेजते थे। सपोज करिए अगर यहाँ पे इन लोगों ने 10 रुपये अगर रेवेन्यू कलेक्ट किया तो 10 का 10 रुपये तो नहीं भेजेंगे, 5 रुपये भेजेंगे, 8 रुपये ही भेजेंगे, बाकी पैसा अपने पास क्या करेंगे, ये लोग रख लेंगे। इसीलिए यहाँ पे बोला भी जाता है कि इसमें देखेंगे इस इक़्तिदारी प्रणाली में तो इक़्तिदार काफ़ी मजबूत होते गए, क्योंकि इनके पास देख रहे हैं ना यहाँ पे खुद का पैसा तो नहीं है लेकिन रेवेन्यू का पैसा ये लोग बड़े मात्रा में अपने पास यहाँ पे रखते ही रखते थे। और बदले में, ठीक है, देखेंगे तो इनको सुल्तान के द्वारा, शासक के द्वारा इनको वेतन भी दिया जाता था। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से यहाँ पे मेल नहीं खाता है, सही ढंग से मेल नहीं खाता है। जैसे तबकात-ए नासरी, तबकात-ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल करेक्ट है, मिनहाज उज सिराज, ठीक है, पूरा नाम है उसका, ठीक है, जुजानी, ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा देखेंगे तो तबकात-ए नासरी, ठीक है, सॉरी, मिनहाज सिराज के द्वारा ही यहाँ पे इसको लिखा गया है, नाम तो दिया ही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो तुगलक शासनकाल के दौरान देखेंगे सारी गतिविधि आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा नंबर पे है यहाँ पे तारीख है फिरोज शाही, बर्नी के द्वारा लिखा गया है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, उसके शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे तुगलकनामा, ध्यान रखिएगा, तुगलकनामा। तुगलकनामा जो लिखा है, देखिए इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री था, ये थोड़ी लिखा है। तुगलकनामा जो लिखा गया है यहाँ पे अमीर खुसरो के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा इसको यहाँ पे लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें पूरा पूरा गयासुद्दीन तुगलक और अन्य तुगलक शासकों के बारे में, शासनकाल के बारे में जानने के लिए मिल जाएगा। लास्ट में है यहाँ पे हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। इस पे देखेंगे तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं के जीवन का विस्तृत चित्रण किया गया है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, गलत है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट, देखिए नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित किया गया था 1872 में पारित किया गया था। देखिए नेटिव मैरिज एक्ट क्या है, तो सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो नेटिव मैरिज एक्ट भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम है, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम है। इसमें होता क्या था, तो देखिए पूरे भारत में आपको पता है कि हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, बुद्ध थे, पारसी थे, जैन थे, सिख भी उस समय आ गए थे। ये सब मैं नाम इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि ईसाई जो लोग थे, जो यूरोपीय लोग थे, ब्रिटेनवासी लोग थे, ईसाई लोग अगर किसी से शादी करते, चाहे वो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, दोनों में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भारतवर्ष से ब्रिटेन यूरोप के संदर्भ में, तो यहाँ पे एक जोड़ी होगी ही होगी। अब यही एक जो जोड़ी लोग थे, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, इनको अधिकार दिया गया था, ये शादी कर सकते थे, पूरी तरीके से वैलिड था। शादी करने के लिए मान लीजिए कि कोई भारतीय चर्च में चले गए, अगर वहाँ स्कॉटलैंड में है तो वहाँ पे, ठीक है, जो भी चर्च पादरी होता था वहाँ चले गए, या एक जो रजिस्ट्रार होता है शादी विवाह कराने वाला, लाइसेंस वाला, उसके पास चले गए। तो कुल मिला के, ठीक है, जाइए शादी कर लीजिए। उस समय यही होता था, चाहे वो यूरोप की पुरुष हो महिला हो, चाहे वो भारत की पुरुष हो महिला हो, ठीक है, कोई भी, ध्यान रखिएगा, कोई भी रिलीजन से। इसमें एक ही कंडीशन था, या मेल या फीमेल, किसी को यहाँ पे एक क्रिश्चियनिटी यहाँ पे ईसाई रहना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यही था नेटिव मैरिज एक्ट। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है, जैसे कि एक तरफ दिया है आंदोलन और दूसरे तरफ दिया है यहाँ पे वर्ष। नंबर 1 यहाँ पे देखिए पबना विद्रोह है। पबना विद्रोह देखिए किसानों के द्वारा किया गया था बंगाल के जमींदारों के खिलाफ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इस पबना विद्रोह को बुद्धिजीवियों के द्वारा भी पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया था, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, आरसी दत्त, ये सारे नाम हैं। टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो 1873 से 76 के बीच यहाँ पे किया गया था। उसके बाद है यहाँ पे एक्का आंदोलन। एक्का आंदोलन देखिए अवध के क्षेत्र में यहाँ पे शुरू किया गया था,
और यहाँ पे भी देखेंगे तो भूमि कर, राजस्व कर बड़े मात्रा में बढ़ा दी गई थी, 50% से अधिक कर दी गई थी। इसीलिए एक आंदोलन यहाँ पे किया गया था 1921 के आसपास। उसके बाद है यहाँ पे संथाल विद्रोह। पता ही 1855-56 में जो देखा जाए राजमहल और भागलपुर के क्षेत्र के बीच में रहने वाले जो भी संथाल लोग थे, ट्राइब लोग थे, बड़े मात्रा में जब इन्होंने ठीक है अपने अधिकारों की मांग की, अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी इनके ऊपर सैंक्शन लगाया जा रहा था, बाहरी लोगों को यहाँ पे भेजा जा रहा था, उससे इन लोगों का ठीक है कल्चरल एक्टिविटी काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर सिद्धू कानू, चांद भैरवी के नेतृत्व में जो कि सब भाई थे, उनके नेतृत्व में बड़े मात्रा में यहाँ पे क्या किया गया, विद्रोह किया गया और अंग्रेज़ों ने उतनी ही निर्ममतापूर्वक इस विद्रोह का दमन भी किया। ताना भगत को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। देखेंगे ताना भगत ये आंदोलन लगभग 1914 में होगा, लेकिन इससे पहले 1899 के आसपास देखेंगे तो बिरसा मुंडा विद्रोह हो चुका है और उसमें जो हिंसक गतिविधियां फैली हुई थी ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल ही देखेंगे तो संथालों की तरह बिरसा मुंडा आंदोलन को भी उसी तरीके से दबाया गया। तो ताना भगत के लोगों ने पूरी तरीके से देखेंगे यहाँ पे ठीक है, तो जो भी उन पे कर लगाया जा रहा था बड़े मात्रा में, इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन हिंसा का रास्ता ये लोग नहीं चुना। ये लोग उस समय तक इतना जरूर समझ चुका था कि अगर हिंसा हम लोग करते हैं तो फिर हम लोगों को भी यहाँ पे ठीक है मार दिया जाएगा। तो ताना भगत ने पूरी तरीके से विरोध तो किया, लेकिन अहिंसक रास्तों पे चल के, और जब अहिंसक रास्ते पे चल रहे हैं तो गांधीवादी प्रक्रिया को भी अपनाएंगे। असहयोग आंदोलन में देखेंगे तो ताना भगत के लोगों ने ठीक है कुछ कंट्रीब्यूशन भी किया, गांधीवादी प्रक्रिया को सपोर्ट भी किया, तो इसे भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ताना भगत का संबंध हो जाएगा ठीक है लगभग 1900 ठीक है 14 के दरमियान आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है। एक का आंदोलन यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1921 में, और ताना भगत आंदोलन हो जाएगा 1900 ठीक है 14 के आसपास ठीक है। इसमें एक जात्रा भगत भी है ठीक है, जात्रा भगत। तो वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, ए का 2 और बी का 3, ऐसा है कि एक ही ऑप्शन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ घटना है और दूसरी तरफ यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें भारतीय नौसेना अधिनियम, देखिए 1927 में, देखिए बिल्कुल ये करेक्ट है। भारतीय नौसेना अधिनियम 1927। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, आपको पता ही होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ठीक है 1930 में, प्रसिद्ध दांडी मार्च। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, कमेंट करना है नीचे कौन कौन दूसरे गोलमेज आंदोलन में भारत से महिलाओं के रूप में पार्टिसिपेट किया था। सांप्रदायिक पुरस्कार 1932, ये भी करेक्ट है। अब सब करेक्ट है तो देखिए यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम कई बार थोड़ी बहुत गलती करती है यहाँ पे। भारतीय नौसेना अधिनियम की जब भी बात की जाती है शुरुआती तौर पे देखेंगे तो 1927 में जो एक्ट पारित किया गया था, लेकिन बाद में कब 1957 में इसको बदल दिया गया और तब जाके इसको रेगुलेट किया गया, अधिनियमित यहाँ पे किया गया, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे इसका किया गया। इसीलिए 1927 की जगह 1957 ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे सी होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक है देखिए उत्तर एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि बाकी सारे ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक उत्तर अगर चुनना होगा तो हम सी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं को एक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं बहुत सारा घटनाक्रम दिया हुआ है, बारी बारी से देखते हैं। जैसे साइमन कमीशन, जालियांवाला बाग, महात्मा गांधी की दांडी मार्च, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। इसमें देखेंगे सबसे पहले हुआ है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, जो कि पारसी भारतीय राजनीतिज्ञ, बम्बे से वकील भी थे। फिरोज शाह मेहता, पूरा नाम इनका फिरोज शाह मेहरवानजी मेहता। इनका निधन हुआ था 1915 के आसपास, 1915 के आसपास। उसके बाद दूसरा जो घटना घटा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल। ये तो इतनी बार आ चुका है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी का दांडी मार्च नहीं होगा ठीक है। तीसरे नंबर पे होगा साइमन कमीशन 1927 में, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो भी अधिनियम था
उस अधिनियम को रिव्यू करने के लिए, खासकर प्रांतों में जो भारतीयों के द्वारा सरकार बनाई गई थी सही ढंग से चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, उसका रिव्यू करने के लिए आया हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी मार्च 1930 को, इसका भी डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930। धर्षणा साल्ट में एक पत्रकार ने जिसका नाम था वेब मिलर ने पूरा रिपोर्टिंग किया हुआ था, उसका भी नाम आपको याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा 4 के बाद से हो जाएगा 2, 4, 2, 1 और 3। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के ट्रायल कह सकते हैं, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था, विचारण इसको बोला जाता है, कहाँ किया गया था। देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला में ही आज़ाद हिंद फौज के जो भी कह सकते हैं कि सेना थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका ट्रायल यहाँ पे यहीं किया गया था। कोर्ट मार्शल के रूप में समझ सकते हैं। 1943 में ये हुआ था, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक चला। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को नवंबर 1945 से 1946 तक लगभग 1 साल से थोड़ा अधिक आपको ट्रायल देखने के लिए मिलेगा। 10 ट्रायल हुआ था, 10 ट्रायल। और इस ट्रायल के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको यहाँ पे फांसी की सज़ा दी गई थी, मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन भारतीय राजनीतिक दलों के दबाव में ब्रिटिश सरकार को यहाँ पे झुकना पड़ा। खासकर जो सेना का जो अध्यक्ष था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेना प्रमुख जो था यहाँ पे क्लाउड और चिनलेक को यहाँ पे, ठीक है, झुकना पड़ा था ट्रायल से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे दिए गए 2 कथन दिया है, एक को कथन और दूसरे को यहाँ पे कारण रेखांकित किया गया। ये देखते हैं हम लोग। नंबर 1 है यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। बिल्कुल सही है। उन्होंने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उस विद्वान निकाय के अध्यक्ष पद के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक क्या कर दिया था, अस्वीकार यहाँ पे कर दिया था। कह रहा है कि विनम्रतापूर्वक अस्वीकार यहाँ पे कर दिया था। क्या ये सही है? देखिए विनम्रतापूर्वक कह रहा है यहाँ पे कि अस्वीकार यहाँ पे कर दिया था। देखा जाए तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से, ठीक है, कह सकते हैं कि सही है। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक महान विद्वान और एक उत्साही प्राच्यविद थे जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित कर रहे थे। कारण भी सही है, लेकिन देखिए अगर ये पूरी तरीके से प्रोत्साहित करते तो क्या इसको अस्वीकार करते? ये भी तो दोनों में कन्फ्यूजन है यहाँ पे। इसीलिए कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना काफ़ी बार आ चुका है। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के नेतृत्व में किया गया था ताकि प्राच्यवादी अध्ययन को प्रोत्साहन मिल सके। और इसी समय देखेंगे जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत में वारेन हेस्टिंग्स था, उसका समर्थन मिला था। हालांकि इसकी अध्यक्षता को लेके उसने इनकार कर दिया था। और वारेन हेस्टिंग खुद एक क्या था, पूरी तरीके से महान विद्वान, उत्साही प्राच्यविद था। और उसी के नेतृत्व में देखेंगे आगे चल के, चूँकि भारतीयों को जानना था, भारतीयों को जानने के लिए भारत की कल्चरल एक्टिविटी को, भारत की हिस्ट्री को पूरी तरीके से जानना जरूरी था बेहतरीन तरीके से। इसीलिए यहाँ पे भारतीय किताबों का अनुवाद कराया गया। इसमें देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा खासकर गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने में इसने यहाँ पे रुचि ली। तो इसीलिए कहा रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक विद्वान था और उत्साही प्राच्यविद था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित कर रहा था, ठीक है। इसको कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा, लेकिन अब इसकी वजह से यहाँ पे कथन यहाँ पे सही हो रहा है, ऐसा तो कहना तार्किक नहीं लग रहा है। क्योंकि इसके पीछे जो सबसे जो बड़ा जो हाथ था देखेंगे सर विलियम जोन्स का, ध्यान रखिएगा, सर विलियम जोन्स का। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही कन्फ्यूजन करता है और आज से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। देखिए एक होता है शक संवत और दूसरा होता है यहाँ पे विक्रम संवत। विक्रम संवत, यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित नहीं है, बल्कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अब ये क्या है, थोड़ा आप लोग इसके बारे में जानने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। देखिए
जो शक संवत है ना, शक संवत को 78 एडी में, 78 ईस्वी में कुषाण जो शासक था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कनिष्क के द्वारा, कनिष्क प्रथम के द्वारा चलाया गया था। वही अगर हम लोग विक्रम संवत की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको भारतीय पंचांग के रूप में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसको चलाया कब गया था? 57 बीसी में, 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। जो राजा विक्रमादित्य था, राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, बीसी लेकर लगाया, देखिए 57 बीसी ईसा पूर्व, उज्जैन की तरफ, मालवा की तरफ जो शासक था राजा विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। तो दोनों में आई होप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दूसरा है यहाँ पे राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। देखिए राष्ट्रीय पंचांग जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, उसको 26 जनवरी 1950 को नहीं बल्कि थोड़ा और आगे ले जाइए, 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। इसीलिए दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। इसमें मैं एक और अपने तरफ से जोड़ देता हूँ, क्योंकि मुसलमानों के द्वारा भी नए वर्ष के रूप में हिजरी संवत, हिजरी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो हिजरी संवत की जो शुरुआत हुई थी 622 एडी में हुई थी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या पता तीनों को जोड़ के यहाँ पे ऑप्शन बना दे यहाँ पे।